हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है अमंता हेल्थ केयर। अभी इस कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी जो है जो सिरिंज के थ्रू या फिर जो लिक्विड फॉर्म के अंदर में शरीर के अंदर में डायरेक्ट देने वाली जो मेडिसिन होती है वो पर्टिकुलरली ये मेडिसिन कंपनी मेनली बनाती है। और उसी तरीके से इसका सबसे ज़्यादा मेन आज के दिन रेवेन्यू आता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये दवाएं तो बनाती है, और उसके बाद में इसके जो अलग अलग टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाती है। साथ में ही जो इंटरनेशनली, नेशनली और रीजनली ये अपने जो है अलग अलग टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके थ्रू बेचने का काम करती है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है वो 1994 के अंदर में हो गई थी, और उसके बाद में इन्होंने जो कुछ माइलस्टोन्स टच किए हैं उनको आप लोग यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे 94 में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया पब्लिक लिमिटेड के अंदर में। उसके बाद में इन्होंने किस तरीके से प्रोडक्ट लाइन कोई नई नई चालू किया है, कब मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की चालू किया है, उसकी आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और कोई जॉइंट वेंचर्स देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, ना कोई एसोसिएट कंपनी देखने को मिल रही है। भावेश पटेल जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, और नेक्स्ट भावेश पटेल जी के पास में आज के दिन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है इन पर्टिकुलर आदमी के पास में देखने को मिल रहा है। आज के दिन जो लोगो जो है आज के दिन वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, जो ट्रेडमार्क्स हैं वो भी रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, बट कॉपीराइट इनके पास में राइट्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है अपने बिजनेस के अंदर में उसमें से एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ओन्ड बाय द कंपनी है। बाकी उसके अलावा जैसे वेयर हाउस वगैरह या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह वो आज के दिन लीज पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर में आज के दिन 506 एम्प्लॉइज टोटल मिला के काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो वो भी परमानेंट बेसिस के ऊपर मैं देख रहा हूँ क्योंकि ऑन रोल है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में भी कंपनी आज के दिन 1200 के आसपास में एम्प्लॉइज को रख रही है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1718 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कंपनी का जो माल बिकता है वो इंडिया में ही जो है सबसे ज़्यादा खपत हो जा रही है उसकी लगभग 70% के आसपास में, और उसके अलावा जो है इंडिया के बाहर भी बिकता है। आज के दिन जो कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है वो टॉप 10 कस्टमर से 75% के आसपास में खरीद लेती है। और मैक्सिमम जो कंपनी रॉ मटेरियल के फॉर्म में खरीदती है तो वो जो इंजेक्शन या फिर जो इंजेक्टिबल्स जो पैकेजिंग के अंदर में काम आते हैं उनको, राइट। अब प्लास्टिक के जो पाउचेज होते हैं जिनको मैं आगे फोटो दिखाऊंगा, तो उसके अंदर में एलडीपी हो गया, यानी कोरुगेटेड बॉक्स हो गया, कार्टून हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट्स काम आते हैं पैकेजिंग के अंदर में वो पर्टिकुलरली आज के दिन 86% जो है वो सोर्स किया जाता है। मेनली इंडिया से ही इनके आज के दिन जो रॉ मटेरियल हैं वो सोर्स किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है वो डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक। अब जेनेरिक ब्रांडेड मतलब जो लोकल ब्रांड्स होती हैं उनको मेनली बोला जाता है। सो डोमेस्टिक जो होती हैं वो इंडिया में मेनली इनका जो है प्रोडक्ट ज़्यादातर बिक रहा है। साथ में इंटरनेशनल जो है वहाँ पे भी 33% रेवेन्यू आ रहा है। बाकी प्रोडक्ट पार्टनरिंग के थ्रू इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो मेनली जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से ही आ रहा है। और पास्ट के अंदर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी का आ, बाहर जो एक्सपोर्ट है वो टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो कंपनी पर्टिकुलरली इनको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर शीट को आराम से, कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उनको किस साइज में बनाती है। तो लार्ज वॉल्यूम के पाउचेज भी बनाती है, फिर स्मॉल पाउचेज भी बनाने को देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तो अलग अलग साइजेस में कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल करवा रखा है। अब यहाँ पे इनके जो बिजनेस के अंदर में इनके जैसे दवाइयाँ जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में फॉर्मुलेशंस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो फॉर्मुलेशंस हैं वो भी प्रोवाइड करती है। फ्लूइड थेरेपी वाले जो होते हैं, आईवी फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं यूजुअली, वो प्रोवाइड करती है। डाइल्यूटेंट इंजेक्टेबल्स प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली कंपनी डायरेक्ट खून के अंदर में चढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो बनाती है। अब यहाँ पे एक जो इरिगेशन सॉल्यूशंस इन थेरेपेटिक सेगमेंट जो है ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैं इसमें भी। बाकी इन अलग अलग सेगमेंट्स को आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर शीट अगली वाली जो दिखा रहा हूँ वो हर अलग अलग के लिए समझने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर फ्लूइड थेरेपी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, तो ये आपने जो बोतल्स जो देखी होंगी, ये आपके पाउचेज आपने फॉर्मुलेशंस देखे होंगे, लिक्विड फॉर्म में ही है अगेन। डाइल्यूटेड इंजेक्टेबल्स आपने यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राइट। ये डाइल्यूटेड इंजेक्टेबल्स ही आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो मेन चीज मेरे आपको जो कंफ्यूज हो गया था वो इरिगेशन सॉल्यूशन इन थेरेपेटिक सेगमेंट में क्या होता है। तो जो अलग अलग टाइप के जो क्लीनिंग सॉल्यूशन या फिर जो प्रोडक्ट्स जो मेडिकली यूज होते हैं डिवाइसेस वगैरह, राइट, तो वो आज के दिन इनको हम लोग इरिगेशन वाला, मतलब ये अलग से नाम है, वैसे तो इसका बोल मेडिकल डिवाइस प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार खेती बाड़ी के अंदर में कहाँ से आ गई।
जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी को कि आज के दिन जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठाने का ट्राई कर रही है उससे क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद पहले देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है, क्या प्रॉफिट कमा रही है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो टोटल मिला के इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 381 करोड़ रुपीज। दिस डेटा इज इन लैक्स, तो हम लोगों को करोड़ में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से अगर देखते हैं तो इन्वेस्टर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पर 96 करोड़, लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी सारा का सारा पैसा कंपनी में जो है उधारी का ही लगा हुआ है। और उधारी का किस तरीके से, लॉन्ग टर्म उधारी कितनी है, तो 170 करोड़ रुपए की तो कंपनी के ऊपर में लॉन्ग टर्म उधारी है। और बाद में साथ में अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर उधारी मतलब टैक्स डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट दैट मींस टैक्स पे करना है, राइट। एंड बाकी लॉन्ग टर्म उधारी जो है वो भी 132-33 करोड़ रुपए की यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी यहाँ पे 62-63 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। सो अच्छी खासी उधारी देखने को मिल रही है। और साथ में माल जो उधारी में उठा रखा है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर लेवल में उठा रखा है, 28 करोड़ रुपए तक का। सो आई थिंक जो बैलेंस शीट की जो साइज है, कंपनी की जो साइज है, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स का पैसे की बैलेंस शीट की साइज नहीं है, उधारी के जो पैसे हैं उनकी साइज है, उधारी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी साइज देखने को मिल रही है, या फिर जो टैक्स जमा नहीं किया उसकी साइज देखने को मिल रही है मेनली। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसकी बात करें तो उससे पहले अगर एक बात और बताऊं तो यहाँ पर कोई कुछ खास और दिक्कत बैलेंस शीट की तरफ नजर मुझे पर्टिकुलरली नहीं आ रही है। नेक्स्ट अब रेवेन्यू किस तरीके से कंपनी कमा रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। 259 करोड़ का रेवेन्यू किया, यहाँ पे 280 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर यहाँ पे 274 करोड़ का रेवेन्यू किया। दैट मीन्स की कंपनी का जो रेवेन्यू है वो धीरे 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 पिछले साल के मुकाबले धीरे धीरे कम हुआ है। उससे पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो बढ़ा था यहाँ पर। और यहाँ पर जो कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है अपने रेवेन्यू के मुकाबले वो 35 से 40% के बीच में रेंज में आते हैं। दैट मीन्स की कंपनी का जो माल बिक रहा है वो 60% के प्रीमियम पे बिक रहा है। दैट 60% के नहीं, 100 और 150% के प्रीमियम पे बिक रहा है। बिकॉज अगर आप 400 करोड़ 400 रुपए की चीज को अगर 1000 रुपए में बेचते हैं तो दैट्स अराउंड 150% का प्रॉफिट ओवर देयर। अगर आप लोग अगर वैसे देखें तो 40% जो है वो कॉस्टिंग आपको आ रही है रेवेन्यू के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर 40% का ही बिक रहा है 10। और यहाँ पर इस साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास में निकल के आया है, जो कि बेसिकली कंपनी का जो माल है वो बच गया है उसकी वजह से। दैट मीन्स की कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर ली थी इस होप में कि इस बार भी हमारा रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बट रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ। मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ का वो रीज़न पता करने की कोशिश किया कि कोई पर्टिकुलरली कभी कभी क्या कभी किसी कंपनी का रीज़न हो जाता है कि यार हमारी जो फैक्ट्री है वो बंद रह गई या फिर कुछ और रीज़न रहा। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसा कोई भी रीज़न आरएचपी में मुझे देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स कि इनका जो है रेवेन्यू ही नहीं आया, ये मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे माल बचने की वजह से इनका जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग माल ना बचे तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखने को अगर मिलता तो मैं लगभग मान के चलें तो इतना ही रेवेन्यू, बिकॉज इससे ज्यादा रेवेन्यू पिछले साल था, राइट, 280 करोड़ के आसपास। तब कंपनी ने यहाँ पर 3 करोड़ 40 लाख का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कमाया था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, जिसके बावजूद भी कंपनी का 10 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया। अब पॉइंट ये है कि अगर हमारा रेवेन्यू कंपनी का बोले कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम माल ज़्यादा बना के रख देते हैं, राइट, ताकि हमको प्रॉफिट में दिखा सकें। अब देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली जो पैसा है ये कैश फ्लो के फॉर्म में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो इस साल का जो देखने को मिल रहा है वो 46 सीआर का करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्या ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है? तो यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए तो फाइनेंस कॉस्ट अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे तो वो लगभग 27 करोड़ रुपीज की देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है दैट इज दिस वन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। दैट्स अगेन दैट्स फाइन, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दैट मीन्स कि कैश तो कंपनी के पास में आ रहा है और पॉजिटिव सेंस में ही आ रहा है। दैट्स नॉट एन इश्यू ओवर हियर, बिकॉज कंपनी ने पहले क्या बहुत अच्छा खासा खर्चा कर दिया, राइट। अब वो खर्चा है वो अब कैश बच रहा है कंपनी के पास में। बेसिकली कंपनी ने लोन लेके ही मेनली अपनी फैक्ट्री वगैरह सब कुछ सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो कैश के फॉर्म में बच नहीं रहा है, बिकॉज वो ईएमआई की फॉर्म में जा रहा है, राइट। तो ईएमआई के फॉर्म में जाएगा तो आप लोगों को पता है प्रिंसिपल जाता है और इंटरेस्ट जाता है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इज एक्चुअली, अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर इस बात को अगर करने की कोशिश करें तो जो प्रिंसिपल वाला जो पैसा है वो ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला होता है। बाकी इंटरेस्ट वाला जो पैसा है वो ये वाला पैसा होता है। तो मेनली कंपनी का इंटरेस्ट आज के दिन थोड़ा ज्यादा जा रहा है,
राइट। तो इस तरीके से इस बैलेंस शीट को हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आज के दिन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक, हम इसको पॉजिटिव भी नहीं मान सकते हैं बट नेगेटिव भी नहीं मान सकते हैं। राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी को जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है यहाँ पर। तो ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो आईपीओ है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में खुलने वाला है, और 126 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 119 का लॉट साइज है, लगभग 126 सीआर ये उठाने का ट्राई कर रही है, और प्रमोटर्स के पास में 63% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। पूरी वैल्यू इस कंपनी की आज के दिन जो देखने को मिल रही है वो है 289 करोड़ रुपीज, तो लगभग 500 करोड़ रुपए की इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है, जबकि रेवेन्यूज जो है वो इस कंपनी के वैल्यू के मुकाबले आधे के आसपास में। राइट। सो स्टिल अच्छी खासी वैल्यू है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात में पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग 10 करोड़ को तो कंज्यूम करेंगे नहीं, ऑफ कोर्स की बात है। हम लोग ग्रोथ अच्छी है, पर ध्यान रखिएगा इसका कंपनी का जो 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 रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो बहुत कम है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं इनके पास में। दैट इज ए वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कंपनी। अगर रेवेन्यू बढ़ता है फ्यूचर के अंदर में तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट फ्यूचर में हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इसकी रेवेन्यू ही तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वही घटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। राइट। जबकि अच्छा मेडिकल कंपनियों के लिए ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखने की कोशिश करते हैं तो इसका इन्होंने ही अपनी एक दूसरी कंपनी बताई है, अपनी नहीं मतलब इन्होंने ही स्टॉक मार्केट की दूसरी कंपनी बताई जो इनका कॉम्पिटिटर है, तो जिसका नाम है डेनिश कैम लैब्स। इसका 15 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने क्या इसकी पी रेशियो के मैचिंग के लिए इन्होंने ये जो डेटा है ये बढ़ा चढ़ा के इकट्ठा किया, रेवेन्यू तो आया नहीं उसके बावजूद। तो लेट्स सी कि इनका जो पी रेशियो कहाँ निकलता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 48 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, 48 का। और कंपेरेटिवली अगर देखा है, इन्होंने खुद ने बताइए, तो उसका 15 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। क्या उसका स्टॉक प्राइस गिरता ही जा रहा है? यस, इसका स्टॉक प्राइस गिरता ही जा रहा है। क्या इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? तो इसका रेवेन्यू यस बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट बढ़े हैं कि घट रहे हैं? क्योंकि इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो घटे, बढ़े नहीं है, घटे। राइट। एंड कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कैश फ्लो इसका जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन पॉइंट। तो ठीक है, कंपनी पैसा कमा रही है, और जो वैल्यू है वो इसकी भी बहुत काफी कम लगाई गई है। सो पी रेशियो के हिसाब से कंपेरेटिवली देखा जाए तो ठीक वैल्यू नहीं लगी है, महंगी ऑलरेडी लगा दी गई है, तो रेवेन्यू ग्रोथ है नहीं, महंगी वैल्यू ऑलरेडी लगा दी गई है। अच्छी खासी 48 का पी रेशियो, जो कि इन्होंने जो 10 वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से 48 का पी रेशियो है। अदरवाइज अगर हम तो 5 करोड़ के हिसाब से देख रहे थे, तो उस हिसाब से तो अगर पी रेशियो निकालोगे तो वो तो जा रहा है 100 के आसपास में, 100 के आसपास का पी रेशियो। तो वैल्यू जो है इन्होंने बहुत अच्छी ऑलरेडी आई थिंक लगा ली है। राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनका जो पीवी रेशियो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेटवर्थ इज 100 CR, और यहाँ पर जो पैसा उठा रही है वो लगभग 126 CR। तो 100, 120, 220 के हिसाब से देखा जाए तो 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर कंपेयर करके देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, इसका 1.5 का देखने को मिल रहा है। तो डेट मीन्स की कंपनी ने अगेन वैल्यू जो यहाँ पर नेटवर्थ के हिसाब से भी ज्यादा लगाई है। सो अब ओवरऑल जो फाइनल व्यू क्या बन रहा है, देखो कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे हैं बट रेवेन्यू नहीं। अगर रेवेन्यू अगर ग्रोथ अच्छी होती तो मार्जिन अच्छे होने की वजह से इस कंपनी के अंदर चार चांद लग जाते, बट प्रॉब्लम वहीं आ गई कि रेवेन्यू ही नहीं हो रहा। और जो उससे पिछले साल के मुकाबले अगर पिछले साल को कंपेयर करते हैं तो अभी जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो लगभग 10-12% के आसपास में, वहां पर भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मेरे को थोड़ा सा कुछ खास कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं आ रहा है। दो एक बार हम थोड़ा सा इसका वो भी देख लेते हैं जीएमपी प्राइस, सो दैट की हवा किस तरफ बन रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की, वो पता कर पाए। यहाँ पे 20% पॉजिटिव में बन रही है, और हर दिन जो है जीएमपी इंक्रीज होता जा रहा है। दैट शोज स्ट्रेंथ इन द लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन जो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में आ सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट फिर से रिकवर होना चालू कर देता है, जब तक ये अगर आईपीओ खुलता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट और ज़्यादा देखने को मिल जाए, या फिर 20% तक देखने को आईपीओ लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। दो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, फ्यूचर के अंदर में हो सकता है ये और सस्ते में मिल जाए। दैट्स ऑल माई व्यू इज अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू।